हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट 80 क्वेश्चन जो इससे आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार किस भाषा में किया गया था, तो पाली भाषा में किया गया था। यही जैन धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था, तो प्राकृत भाषा में किया गया था। ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा बुद्ध थे। और इनके बचपन के नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। और ध्यान रखिएगा इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे, तो नेपाल के लुम्बिनी में। और इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे, तो कुंसी नगर में हुआ था। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है रूपसी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि जो रूपसी स्टेडियम है ये कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। ध्यान रखिएगा कि होलकर स्टेडियम कहाँ पे है, तो होलकर स्टेडियम भी कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि बेंगलोर में कौन सा स्टेडियम है, तो वो है चेन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, तो बेंगलोर में है। इसके बाद है जमशेदपुर में कौन सा है, तो कीनन स्टेडियम। ध्यान रखिएगा कि कीनन स्टेडियम कहाँ पे है, तो झारखंड के जमशेदपुर में है। इसके बाद है लखनऊ में कौन सा है, तो अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम्रपाली किसकी एक प्रजाति है। तो ध्यान रखिएगा जो आम्रपाली है किसकी एक प्रजाति है, तो वो है आम की। और इसका कौन सा प्रजाति है, तो ध्यान रखिएगा आम्रपाली और अल्फांसो। अल्फांसो किसकी प्रजाति है, तो ये है आम का। और ध्यान रखिएगा कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो मनगीफेरा इंडिका, जो भारत का राष्ट्रीय फल है। इसके बाद है कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। ध्यान रखिएगा कि जो रात्रि के समय कौन सा ग्रह है जो लाल दिखता है, ये दिखता है मंगल यानी मार्स ग्रह से। ध्यान रखिएगा इस मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो वो हैं 2, फोबोस और डिमोस। कौन सा है, तो फोबोस और डिमोस। जो सबसे छोटा सौरमंडल का उपग्रह कौन सा है, तो डिमोस। इसके बाद है कि केंद्र शासित राज्य दादर एवं नागर हवेली भारत के किस राज्य के पास स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि जो दादर एवं नागर हवेली है किस राज्य के पास स्थित है, तो वो है महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा पूछा जाए कि भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, तो 8 है। इसके बाद है कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि जो वानखेड़े स्टेडियम है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पे, तो मुंबई में। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। ध्यान रखिएगा कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। इसके बाद है ईडन गार्डन कहाँ पे है, ईडन गार्डन। ध्यान रखिएगा ईडन गार्डन कहाँ पे है, तो कोलकाता में। इसके बाद है कि बुकर पुरस्कार 1969 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि बुकर पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी, तो 1969 ईस्वी में हुई थी। किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसके बाद है कि भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय सीमा क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 6 माह का होता है। ध्यान रखिएगा कि भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय सीमा क्या होती है, तो 6 माह का होता है। और संसद की चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है, तो अनुच्छेद 79 में। ध्यान रखिएगा कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। ध्यान रखिएगा इन्हीं 3 से मिलकर क्या बनता है, संसद बनता है। इसके बाद है कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो कौन होता है, इसका राइट आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। ध्यान रखिएगा महान्यायवादी। तो पूछा जाए कि महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76 में है। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये भारत का सबसे बड़ा वकील होता है। ये किसी भी सदन के किसी भी संसद में भाग ले सकता है, बैठ सकता है, बोल सकते हैं, लेकिन ये मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इसके बाद है कि छठ किस राज्य का प्रमुख पर्व है। तो ध्यान रखिएगा कि जो छठ है किस राज्य का प्रमुख पर्व है, तो ये है बिहार का। ध्यान रखिएगा कि बिहार का सबसे प्रमुख पर्व कौन सा है, तो वो है छठ। इसमें किस देवता की पूजा की जाती है, तो भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। इसके बाद है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो जो ओणम है ये कहाँ की है, तो ये केरल की है। ध्यान रखिएगा। और बिहू कहाँ की है, बिहू असम की है। इसके बाद है ध्यान रखिएगा
कि सरहुल कहाँ के हैं, तो सरहुल ये है झारखंड की। इसके बाद है तमिलनाडु के कौन सा है, वो है साँड़ की लड़ाई। ध्यान रखिएगा कि साँड़ की लड़ाई किस राज्य का है त्यौहार, तो ये है तमिलनाडु का। इसके बाद है कि कलिंग पुरस्कार 1952 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो पहले ध्यान रखना है कि कलिंग पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में हुआ था। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा कि कलिंग पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो 1952 ईस्वी में। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में। इसके बाद है कि बुल एंड बियर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ध्यान रखिएगा कि बुल और बियर का संबंध किस क्षेत्र से है, तो वो है स्टॉक मार्केट से। ध्यान रखिएगा कि शेयर बाजार से है। और इस शेयर बाजार को कौन नियंत्रण करता है, तो सेबी करता है। ध्यान रखिएगा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1988 ईस्वी में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है। ध्यान रखिएगा मुंबई। इसके बाद है कि पुलित्जर पुरस्कार 1917 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो पुलित्जर पुरस्कार था, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1917 ईस्वी में की गई थी। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में। लेकिन ध्यान रखिएगा एक और अवार्ड है प्रीतिजकर, कौन सा है, तो प्रीतिजकर अवार्ड, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो प्रीतिजकर अवार्ड है ये वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन जो पुलित्जर अवार्ड है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1917 ईस्वी में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि न्यूनतम मूल्य किस उत्पाद के लिए जारी की जाती है। तो ध्यान रखिएगा जो न्यूनतम मूल्य समर्थन होता है, एमएसपी होता है, ये किसके लिए जारी किया जाता है, तो कृषि के लिए जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके लिए जारी किया जाता है, तो कृषि के लिए जारी किया जाता है। कितने फसलों के लिए किया जाता है, तो वर्तमान में 24 फसलों के लिए। ध्यान रखिएगा 24 फसलों के लिए। और ये कौन जारी करता है, तो CACP करता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1965 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखिएगा लागत एवं मूल्य आयोग करता है। ध्यान रखिएगा कि कृषि एवं लागत मूल्य आयोग एमएसपी जारी करता है कितने फसलों के लिए, तो 24 फसलों के लिए। इसके बाद है कि ग्रांड एंटीकट नहर किस नदी से निकाली गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कावेरी। ग्रांड एंटीकट नहर किस राज्य में बहती है, तो तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में। और कहाँ से निकाली गई है, तो कावेरी नदी से। अब ध्यान रखना है कि जो कावेरी नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इसके बाद है कि जो गोदावरी है ये कहाँ से निकलती है, तो त्रियंबकम पहाड़ी के नासिक से निकलती है गोदावरी। इसके बाद है ये जो देख रहे हैं कृष्णा नदी, ये कहाँ से निकलती है, तो महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है कृष्णा नदी। इसके बाद है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो ध्यान रखिएगा कि जो हरित क्रांति का संबंध है ये किससे है, तो खदान उत्पादन से है। ध्यान रखिएगा कि जो हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा कि हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। इसके बाद पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ध्यान रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग को। इसके बाद आपसे ये पूछा जाए कि हरित क्रांति का जनक देश किसे कहा जाता है, तो फिलीपींस को कहा जाता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1966 से 67 के बीच में हुई थी। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुई थी। इसके बाद है आकाश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। तो जो आकाश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं इसका कारण क्या है, वो है वायु के अपवर्तनांक बदलने के कारण, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ध्यान रखिएगा इसके और कौन कौन से उदाहरण हैं, जैसे पानी में रखा हुआ सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद है कि पानी में रखा हुआ जो छड़ी होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है। इसके बाद है कि भटनागर पुरस्कार 1957 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा पहले कि भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1957 ईस्वी में हुई थी। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला क्या है, तो पुरस्कार है। इसके बाद है कि दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व त्यौहार है। तो ध्यान रखिएगा किस राज्य का है, तो वो है पश्चिम बंगाल की। दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व त्यौहार है, तो वो पश्चिम बंगाल की। इसके बाद है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था,
तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के पहली बैठक कब कराया गया था, तो 9 दिसंबर 1911 ईस्वी में कराया गया था। और इसी में अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसके बाद है कि संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन कब कराया गया था, तो 11 दिसंबर 1911 ईस्वी में, ठीक है। और इसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो जो ज्ञानपीठ है पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1965 ईस्वी में हुई थी। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1965 ईस्वी में हुई थी। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे पुरुष, तो वो थे जी शंकर कुरूप। कौन थे, तो जी शंकर कुरूप। और प्रथम भारतीय महिला कौन महिला थी, वो है आशापूर्णा देवी। ध्यान रखिएगा, आशापूर्णा देवी। तो प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो जी शंकर कुरूप। प्रथम महिला कौन थी, आशापूर्णा देवी। इसके बाद है कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रपति भवन है ये किस पहाड़ी पर स्थित है, ये है रायसीना के पहाड़ी पर स्थित है राष्ट्रपति का भवन, जो कहाँ पे है, तो दिल्ली में। ध्यान रखिएगा। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वह है द्रौपदी मुर्मू है। कौन है, द्रौपदी मुर्मू, जो कहाँ के राज्यपाल रह चुकी हैं पूर्व, तो झारखंड की। और कौन से क्रम के हैं, तो 15वें क्रम के। ध्यान रखिएगा, 15वें क्रम की। इसके बाद है कि कोयला एक प्रकार का है। तो कोयला किस प्रकार का चट्टान है, तो वो है अवसादी चट्टान। ध्यान रखिएगा, सेंडिमेंटरी चट्टान है। इसके बाद है कि पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम ये भी किसका है, तो अवसादी चट्टान का एक प्रकार है। इसके बाद है चौथ नामक कर कौन वसूलता था। तो ध्यान रखिएगा कि जो चौथ नामक कर था ये कौन वसूलता था, तो ये मराठा शासकों द्वारा ये वसूला जाता था। और ध्यान रखिएगा एक और है सरदेशमुखी नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था, तो मराठा शासकों के द्वारा लगाया गया था। इसके बाद है कि भू आंदोलन को सर्वप्रथम किसने शुरू किया था। तो ध्यान रखिएगा कि भू आंदोलन को सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू किया गया था, वो किया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। ध्यान रखिएगा कब, तो 1943 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि भू आंदोलन को सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। कब, तो वो किया गया था 1943 ईस्वी में। और ध्यान रखिएगा इनका एक पुस्तक है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आचार्य विनोबा भावे को। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे। इसके बाद है कि ग्रैमी पुरस्कार 1959 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1959 ईस्वी में हुई थी। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गायन के क्षेत्र में दिया जाता है, शुरुआत 1959 से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 28, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो जो ध्यानचंद स्टेडियम है ये कहाँ पर स्थित है, ये है लखनऊ में। ध्यान रखिएगा, लखनऊ में। और ध्यान रखिएगा कि हॉकी की जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा इनकी एक आत्मकथा है गोल। ध्यान रखिएगा गोल। इसके बाद है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जो सरदार सरोवर परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पे, तो गुजरात में। ध्यान रखिएगा गुजरात में। इसके बाद है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है ये किस राज्य में स्थित है, ये कानपुर शहर में स्थित है। इसके बाद है कि मैग्सेसे पुरस्कार 1958 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अभी हम पीछे चर्चा किए कि मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1958 ईस्वी से की गई थी। और ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो सरकारी क्षेत्र में और जन सेवा क्षेत्र, यानी ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन ए इसका सी होगा। तो ध्यान रखिएगा कि एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है, यानी फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। इसके बाद है कि रमन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी मदर टेरेसा। कब, तो 1962 ईस्वी में। इसके बाद है हीरे की खान पन्ना किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि जो पन्ना है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ये किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा
कि भारत में सर्वाधिक हीरे की उत्पादन किस राज्य में होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। और विश्व में कहाँ पर होता है, तो रूस में होता है 2000, ये नई आंकड़े के अनुसार। इसके बाद है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से किसे प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1985 ईस्वी से हुई थी। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है ये, ठीक है, यानी कोच को दिया जाता है। जो कोच होते हैं उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1985 ईस्वी से हुई थी। इसके बाद है कि ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये हो चुका है, कोलकाता होगा। इसके बाद है कि धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो धन विधेयक होता है ये सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है, तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में। इसके बाद है कि उत्पाद शुल्क किस प्रकार का कर है। तो ध्यान रखिएगा कि जो उत्पाद शुल्क है ये किस प्रकार का कर है, तो ये है अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। बिक्री कर भी क्या है, बिक्री कर, उत्पाद, इसके बाद है सीमा शुल्क। ध्यान रखिएगा कि उत्पाद हो गया, बिक्री कर हो गया, सीमा शुल्क, ये सभी क्या है, तो अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। इसके बाद है कि किनन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो ये हो चुका है, जमशेदपुर है। इसके बाद है अर्जुन पुरस्कार 1961 से किसे प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1961 ईस्वी से हुई थी। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है खिलाड़ियों को दिया जाता है। और इसके तहत कितनी राशि दी जाती है, तो 15 लाख की राशि दी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो असम का है। इसके बाद है सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब पुरस्कार किस वर्ष से शुरुआत किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि दादा साहेब पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1969 ईस्वी से हुई थी। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और ध्यान रखिएगा कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, तो दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। इसके बाद है कि शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। तो ध्यान रखिएगा कि शरीर में जो विटामिन ए होता है ये कहाँ संचित रहता है, तो यकृत यानी लीवर में होता है। ध्यान रखिएगा इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी नामक रोग होती है। और इसका सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो वो है गाजर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसके बाद है कि नयनार संत किसके उपासक थे। तो ध्यान रखिएगा जो नयनार संत थे ये किसके उपासक थे, ये थे भगवान शिव के। किसके थे, तो भगवान शिव के। और जो अलवार संत थे ये किसके थे, तो भगवान विष्णु के थे। इसके बाद है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। तो ध्यान रखिएगा कि परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है, तो वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान रखिएगा कि जो प्रोटॉन होता है इस पे आवेश कैसा होता है, तो ये प्लस होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, इस पे आवेश नहीं होता है, यानी ये आवेशहीन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, तो ऋणात्मक आवेश होता है। इसके बाद है कि सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि जो सार्क का अस्थायी सचिवालय है, मुख्यालय है, वो कहाँ पर स्थित है, तो नेपाल के काठमांडू में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में की गई थी। और ध्यान रखिएगा इसमें कुल कितने सदस्य हैं, तो 8 है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 2 देश हैं मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। टोटल कितने हुए, तो 8 हुए। ध्यान रखिएगा कि इसका अंतिम सदस्य कौन सा है, तो वो है अफगानिस्तान। सार्क का सदस्य कब बना था, तो 2007 ईस्वी में बना था। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। तो जो शिवाजी के उत्तराधिकारी था वो कौन थे, वो थे संभाजी। ध्यान रखिएगा कि शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे, तो संभाजी। इसके बाद है शिवाजी के पिता का नाम क्या था, तो शाहजी भोसले। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि शिवाजी के माँ कौन थी, तो जीजाबाई। ध्यान रखिएगा जीजाबाई। और इनके सौतेली माँ कौन थी, तो तुकाबाई मोहिते। ध्यान रखिएगा तुकाबाई मोहिते। लेकिन जो शिवाजी थे वो सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे, तो जीजाबाई से। इनकी सौतेली माँ तुकाबाई मोहिते। शिवाजी की जो पत्नी थी उनका नाम था साईबाई निम्बालकर। क्या नाम था, तो साईबाई निम्बालकर। इसके बाद है
कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किस वर्ष किया। तो ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का कब बंद कर दिया गया था, तो 1829 ईस्वी में किया गया था। किसके सहयोग से, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। कब, तो 1829 ईस्वी में। और ध्यान रखिएगा जो लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल था यानी शासनकाल था वो था 1828 से 1835 के बीच इसका शासन काल था। इसके बाद है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो जो रॉलेट एक्ट था वो किस समय पारित किया गया था, तो 1919 ईस्वी में पारित किया गया था और इसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा काला कानून के नाम से किसे जाना जाता है, तो रॉलेट एक्ट के तहत, रॉलेट एक्ट को। इसके बाद है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन था। तो जो लोधी वंश के संस्थापक थे वो थे बहलोल लोधी। कौन थे, तो बहलोल लोधी। लोधी वंश का शासनकाल कब से था, वो था 1451 से लेकर 1526 तक। ध्यान रखिएगा 1451 से 1451 से लेकर 1526 के बीच किसका शासनकाल था, तो लोधी वंश का था। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोधी, जिसके साथ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। इसके बाद है पिन का पूर्ण रूप क्या है। तो पिन का जो पूरा नाम होता है वो होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्या होता है, तो पोस्टल इंडेक्स नंबर। इसके बाद है कि सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो जो सुमात्रा द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है, ये है इंडोनेशिया में। ध्यान रखें इंडोनेशिया में। जावा भी कहाँ पे है, जावा, तो ये कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया में। इसके बाद है कि भारत में नई उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी। तो भारत में उदार औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1991 ईस्वी में की गई थी। किसके समय, तो बीपी नरसिम्हा राव के समय की गई थी। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो 8.3 यानी लगभग में लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ध्यान रखिएगा। पूछा जाए कि कितने सेकेंड लगता है, वो लगता है 500 सेकेंड। कितना लगता है, तो 500 सेकेंड। इसके बाद है कि हाइड स्पीज का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा कि जो हाइड स्पीज है युद्ध ये किसके बीच लड़ा गया था, ये लड़ा गया था सिकंदर और यहाँ पे होगा ऑप्शन ए सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था युद्ध। किस नदी पे, तो झेलम नदी पर। ध्यान रखिएगा किस नदी पे, तो झेलम नदी पे लड़ा गया था। और ध्यान रखिएगा कि जब सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था तो उस समय तक्षशिला के राजा कौन थे, तो वो थे आम्भी। कौन थे, आम्भी। और आम्भी के द्वारा सिकंदर और उनकी सेना को खूब अच्छे ढंग से स्वागत किया गया था। इसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा क्या है। तो ध्यान रखिएगा जो प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा क्या है, वो है 1914 से 1918 तक चला था। ध्यान रखिएगा कब शुरुआत हुआ था, तो 28 जुलाई से। ध्यान रखिएगा 28 जुलाई 1914 से लेकर 1918 के बीच ये प्रथम विश्व युद्ध चला था। इसके बाद है काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से है। ध्यान रखिएगा कि जो काबुई जनजाति है ये किस राज्य में पाई जाती है, ये पाई जाती है मणिपुर में। ध्यान रखिएगा मणिपुर में कौन सी पाई जाती है, मणिपुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो वो है काबुई जनजाति। इसके बाद है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब से हुआ था, तो वो हुआ था 1930 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1930 ईस्वी में हुई थी। और इसे कब स्थगित कर दिया गया, तो 1931 में कर दिया गया था। किसके तहत, तो गांधी इरविन समझौता के तहत। ध्यान रखिएगा कि गांधी इरविन समझौता के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष की। तो मुस्लिम लीग के द्वारा भारत विभाजन की मांग कब किया गया था, तो 1940 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पे, तो लाहौर अधिवेशन में। ध्यान रखिएगा जिसकी अध्यक्षता किसने कोई की थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना इसकी अध्यक्षता की थी। और ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो चौधरी रहमत अली रहमत चौधरी इनका नाम था। कब, तो 1932 ईस्वी में किए थे। ध्यान रखिएगा चौधरी रहमत अली, ठीक है। चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कब किया गया था, तो 1932 ईस्वी में। इसके बाद है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो लोकसभा में कितने एंग्लो इंडिया को मनोनीत करते हैं, तो 2 लोगों को करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, तो वो करते हैं अनुच्छेद 331 के तहत। और ध्यान रखिएगा वही विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को
मनोनीत कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। किस संशोधन के तहत? तो 333 के तहत राज्यपाल करते हैं विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को। और राष्ट्रपति किस संशोधन के तहत? 331 के तहत। किसमें? तो लोकसभा में 2 आंग्लो इंडियन को। और ध्यान रखिएगा कि यही राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्यों को। इसके बाद है कि सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन यानी खाना का पाचन कहाँ से शुरू होता है? वो होता है मुंह से। इसके बाद है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये हो चुका है। कृष्णा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। इसके बाद है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था? कौन है? तो वो है ऑप्शन सी, अप्सरा। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? तो 1956 यानी अप्सरा। इसके बाद है कि गटर के संत के नाम से किसे जाना जाता है? तो गटर के संत के नाम से किसे जाना जाता है? तो बाबा आमटे को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? बाबा आमटे को। इसके बाद है भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया? तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन किया गया था वो किया गया था माउंट बेटन योजना 1947 के तहत। ध्यान रखिएगा, माउंट बेटन योजना का गठन कब किया था? 3 जून 1947। ध्यान रखिएगा कि ये पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किसके तहत किया गया था? तो माउंट बेटन योजना या बाल्कन योजना, इसी का एक नाम है बाल्कन योजना। तो ऑप्शन में माउंट बेटन योजना न रहे क्या लगाएंगे? बाल्कन योजना। इसके बाद है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था? तो ध्यान किया कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में। और ये जो देख रहे हैं मोहनजोदड़ो, ये कहाँ पे है? तो सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है, यानी पाकिस्तान में। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है यहाँ से विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। इसके बाद है दयाराम साहनी। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा की खोज किए थे कब? तो 1921 ईस्वी में। और ध्यान रखिएगा जो मोहनजोदड़ो है किस नदी पे है? तो सिंधु नदी पे है। और जो हड़प्पा है वो किस नदी पे है? रावी नदी पे है। ध्यान रखिएगा। तो सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन था? तो हड़प्पा था। ठीक है, कब खोजा गया था? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। इसके बाद है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ध्यान रखिएगा कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो वो 326 ईसा पूर्व में किया था, बता चुके हैं इसके बारे में। इसके बाद है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा कि जो हुमायूं है इसका मकबरा कहाँ पे है? वो है दिल्ली में। कहाँ पे है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। इसके बाद है ध्यान रखिएगा कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखी थी? तो अकबर के कहने पर। ध्यान रखिएगा, अकबर की सलाह पर गुलबदन के द्वारा क्या लिखा गया था? तो हुमायूं नामा। इसके बाद है कि AIR का पूर्ण रूप क्या है? तो AIR का पूर्ण नाम क्या होता है? ऑल इंडिया रेडियो। इसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद है कि समुद्र में उच्च ज्वार कब आती है? तो ध्यान रखिएगा कि जब समुद्र का पानी ऊपर उठता है तो उससे बोलते हैं ज्वार। क्या बोलते हैं? ज्वार। जब वही नीचे गिरता है तो क्या बोलते हैं? भट्टा। इसके बाद है कि समुद्र में उच्च ज्वार कब आता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक ही ओर हो तब ये आता है उच्च ज्वार भट्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 28, MNP का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कि जो MNP होता है इसका पूरा नाम क्या होता है? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। इसके बाद है कि तपेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तपेदिक कह लीजिए, क्षय कह लीजिए, TB कह लीजिए, ये किस अंग को प्रभावित करता है? ये करता है फेफड़ा को करता है। ध्यान रखिएगा कि किस को प्रभावित करता है? तो ये करता है फेफड़ा को। ये किसके द्वारा होते हैं? तो जीवाणु द्वारा होते हैं। ध्यान रखिएगा, जीवाणु द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम। ठीक है। इसके बाद है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये किससे प्राप्त होता है? तो जिप्सम से। जिप्सम को बहुत तेज टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है जिससे क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तथा मूर्ति बनाने में किसका करते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और ध्यान रखिएगा कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2 होता है। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसके बाद है कि इटर्नल इंडिया के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा कि जो इटर्नल इंडिया है इसके लेखक कौन है? वो है इंदिरा गांधी। ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी भारत के पहली ऐसी महिला है जो प्रधानमंत्री बनी थी। और ये पहली ऐसी महिला है जिसे भारत रत्न दिया गया था। कब? तो 1971 ईस्वी में।
और ये भारत की प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो 1966 ईस्वी में। और इसका मृत्यु कब हुआ था? तो 1984 ईस्वी में। और ध्यान रखिएगा, जो इंदिरा गांधी थी ये किसकी पुत्री थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के। और इनके पति का नाम क्या था? तो फिरोज गांधी। इसके बाद है कि मसमाई गुफा कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, जो मसमाई गुफा है ये कहाँ पर स्थित है? ये मेघालय राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा, मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये जनजाति पाई जाती है, गारो, खासी, जयंतिया, ये कहाँ पाई जाती हैं? तो मेघालय में। इसके बाद है कि शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? तो ध्यान रखिएगा कि जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में कितना होता है? वो होता है 98.6 होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यही सेल्सियस में कितना होते हैं? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यही केल्विन में कितना होता है? केल्विन में तो वो 310 केल्विन होता है मानव का टेम्परेचर। इसके बाद है कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो मूत्र का रंग पीला होता है ये क्यों होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। ये किस राज्य में मुख्य रूप से स्थित है? तो वो राजस्थान में स्थित है। और ये कहाँ से निकलती हैं? तो हैरीके बैराज से। ध्यान रखिएगा, हैरीके बैराज से निकलती है कौन? तो इंदिरा गांधी नहर। इसके बाद है कि राणा सांगा कहाँ का शासक था? तो ध्यान रखिएगा, जो राणा सांगा था ये कहाँ के शासक था? ये मेवाड़ का शासक था। कौन? तो ये राणा सांगा। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि खनवा की युद्ध जो लड़ा गया था, खनवा की युद्ध 1527 ईस्वी में किसके बीच लड़ा था? तो राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, राणा सांगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो खनवा की युद्ध 1527 ईस्वी में। इसके बाद है कि भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो जो भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार है ये कहाँ पर स्थित है? ये पुणे में स्थित है। कहाँ पे? तो पुणे में स्थित है। इसके बाद है कि मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो ध्यान रखिएगा कि जो मूल अधिकार है इसका चर्चा किस भाग में किया गया है? वो किया गया है भाग 3 में। ध्यान रखिएगा कि भाग 3 में किया गया है किसका? तो मूल अधिकार का चर्चा। इसके बाद है कि मूल अधिकार का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में। ध्यान रखिएगा, 12 से 35 में किया गया है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि भारत में यानी वर्तमान समय में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वो है 6। कितने हैं? तो 6 हैं। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो वो 7 दिए गए थे। ध्यान रखना है कि संपत्ति के जो अधिकार हैं उसे अब क्या मानते हैं? तो कानूनी अधिकार है। इसके बाद है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो ध्यान रखना है कि भारत में कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसका विस्तार सबसे अधिक है? वो है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? वो है जलोढ़ मिट्टी। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।